गुड आफ्टरनून बच्चों। टुडेज अवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस तो पढ़ा हुआ होगा आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस? एनीवन कैन टेल मी? कोई भी खड़े होकर, बैठे बैठे नहीं, जिसको भी बताना है खड़े होकर बताओ। बताओ बच्चा, खड़े हो, बताओ। सिर्फ डीएनए के मॉलिक्यूल्स या किसी को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। बेसिकली तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? ये एक सेपरेशन मेथड है। तो क्या क्या सेपरेट कर सकते हैं हम इससे? प्लाज्मा प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन, डीएनए, आरएनए। डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, सिट डाउन। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस? मूवमेंट ऑफ चार्ज आयंस इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन, टाइप्स और प्रिंसिपल अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है ना? Then definition: the movement of ions and molecules towards one of the electrodes under the influence of an electric field in a solution is called as electrophoresis. कोई भी आयन है, एनायन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज है एनायन पे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? एनोड। एनायन जाएंगे एनोड की ओर। एक चीज याद रखो, अगर एनायन का पता है आपको कि एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो एनायन किस तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ। और कैटायन किस तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ। तो कैटायन पर कौन सा चार्ज होता है? कैटायन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो कैथोड पर कैथोड जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सा होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो इसका प्रिंसिपल यही है, any substance suspended in water dissociates into charged particles. When these charged particles are subjected in an electric field, all positively charged ions would move towards cathode or negative electrode and negative charged ions towards anode or positive electrode. बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, उनको अगर हम एल्कलाइन मीडियम में रखते हैं तो उन पर कौन सा चार्ज आता है? एल्कलाइन मीडियम में। आप एग्जाम तो दे चुके हो ना? बहुत अच्छा दिया बच्चों, बहुत ही अच्छा। मतलब टीसीए साइकिल जो हम 12th क्लास से पढ़ते आए हैं वो भी आप लोगों ने इतना अच्छा लिखा, इतना लेंदी लिखा है, बहुत अच्छा। और विटामिन ए, उसमें वाट्स विजुअल साइकिल तो बहुत ही बढ़िया किया है आपने। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ पहले। तो इसका प्रिंसिपल, जो प्रोटीन है उन पर कौन सा चार्ज होगा एल्कलाइन मीडियम में? नेगेटिव चार्ज। कौन बोला नेगेटिव? यस, वेरी गुड। तो एल्कलाइन मीडियम में प्रोटीन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसा, किस तरह से बिहेव करेंगे? एनायन की तरह। और एनायन किस तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ। यस, इतना याद रखना है, ठीक है ना? तो प्रोटीन एल्कलाइन मीडियम में हमेशा कैथोड से किस तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ। Proteins are colloidal particles and charge depend on pH of solution in alkaline solution. Proteins being negative charge move to anode. Electrophoresis is a widely used analytic technique for separation of biological molecules such as plasma protein, lipoprotein and immunoglobulins. जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? एक सेपरेशन मेथड है। किसका सेपरेशन करते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में? चार्ज पार्टिकल का तो करते हैं, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स हो सकते हैं, लाइपोप्रोटीन्स हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हो सकते हैं, पेप्टाइड्स हो सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो सकते हैं, ठीक है? अभी आप बायोकेमिस्ट्री लैब में इसका पूरा एपरेटस देखोगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का एपरेटस कैसा होता है और किस तरह से इसको यूज करते हैं। बातें मत करो। फैक्टर अफेक्टिंग माइग्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस।
तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इफेक्ट करेंगे, कौन कौन से हैं? नेट चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, pH ऑफ मीडियम, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ सपोर्टिंग मीडियम एंड टेम्परेचर। सपोर्टिंग मीडिया कौन कौन से हो सकते हैं? सपोर्टिंग मीडिया के बेस पर ही इनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सपोर्टिंग मीडिया कौन कौन से हो सकते हैं? फिल्टर पेपर, सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन, एगारो और एगारो जेल एंड पॉली एक्रिलेमाइड। तो सपोर्टिंग मीडिया में कौन कौन से हैं? बोलो बोलो। इस बहाने कुछ याद हो जाया करे तुमको, जैसे एग्जाम में कुछ लिख सको। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन कौन से हैं? बेसिकली 3 टाइप्स की होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। जॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। जॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस फर्दर सपोर्टिंग मीडियम के बेस पर 2 तरह का हो सकता है। इसमें सपोर्टिंग मीडिया यूज कर सकते हैं, तो हम पेपर यूज कर सकते हैं, दूसरा अपन जेल यूज कर सकते हैं। रोल नंबर बताओ आप अपना, ग्रीन टी शर्ट। व्हाट इज योर रोल नंबर? क्या? 2? ठीक है, डोंट लाफ। तो सपोर्टिंग मीडिया के बेस पर इसको हम 2 तरह के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस 2 टाइप्स का हो सकता है, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पढ़ी होगी प्रोटीन में, क्या होती है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कौन सा होता है ये बता दो मुझे। सबको आता है ये तो। ज्विटर आयन क्या होता है? ज्विटर आयन मेन चीज ये है कि जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है? 0, क्योंकि पॉजिटिव भी उतना होता है और नेगेटिव भी उतना होता है। तो नेट चार्ज कितना हो जाता है? 0। तो उस कंडीशन में उसका क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेशन। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी मूव नहीं करता और वहीं पे उसका क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेशन। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है इसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का। केजिन की आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कितनी होती है? कितनी? सही बोल रहे हो, बोलो। 4.6। और मिल्क की, दूध की पीएच कितनी होती है? कितनी होती है पीएच? मिल्क में बेसिकली कौन सा प्रोटीन होता है? केजिन। और केजिन की पीएच कितनी है? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच 4.6। दूध को जब हम जमाते हैं, दही बनाना जिसे बोलते हैं, है ना, तो दही कैसे बनता है? तो पूरा प्रोसीजर क्या होता है इसमें? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का क्या प्रोसीजर है? 239 ना, 239। दो अटेंडेंस जाएंगी बेटा, इससे पहली वाली क्लास की भी और इसकी भी। उठ के आगे आ जाओ, फिर स्टैंड अप। तो बेसिकली हमारा जो मिल्क होता है उसकी पीएच होती है 6.6। तो उस पीएच में केजिन जो होता है वो आगे बिल्कुल आगे प्रेसिपिटेशन फॉर्म में नहीं होता है, पर जैसे ही हम डालते हैं उसमें दही या कर्ड, जिसे क्या बोलते हैं? जामन। जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जामन। दूध के अंदर जैसे ही जामन डालते हैं, जामन में क्या होते हैं? कौन से बैक्टीरिया होते हैं? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड निकालते हैं। लैक्टिक एसिड जैसे ही निकलता है उसका जो पीएच है वो 6.6 से गिर के 4.6 तक पहुंच जाता है। जैसे ही पीएच 4.6 तक पहुंचेगा क्या हो जाएगा? केजिन का प्रेसिपिटेशन। और केजिन के प्रेसिपिटेशन को ही हम क्या बोलते हैं? दही जमना, कर्डलिंग। और इसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। देखा होगा सर्दियों में हमारी जो मम्मी होती हैं वो दूध को ढक के और वो करके दही जमाती हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन कौन से हो गए? जो इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। कौन कौन सा? पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
John electrophoresis. It is simple and modified method. In this, an inert supporting medium is used, such as membrane, paper and gel. ये है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो इसमें अपन क्या यूज करेंगे? पेपर, फिल्टर पेपर यूज करेंगे. और फिल्टर पेपर कौन सा होता है इसमें? बोल्ट्जमैन फिल्टर पेपर 1. तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस, पावर सप्लाइंग डिवाइस, बोल्ट्जमैन फिल्टर पेपर नंबर 1, बार्बिटॉन बफर pH 8.6 और डोंट टॉक, ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई इन एल्कोहल और डाइल्यूटिक एसिडिक एसिड. अब इन सब का यूज क्या है? बोल्ट्जमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 यूज करते हैं किसमें? पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में. ये है इसका एपरेटस का डायग्राम. तो इसमें 2 चैम्बर होते हैं. दोनों चैम्बर में कौन सा सॉल्यूशन भरा हुआ है हमारा? बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन क्या करता है? बफर क्या करता है? पीएच को मेंटेन रखता है. तो बफर सॉल्यूशन है इन दोनों चैम्बर्स में. और एक चैम्बर को किससे जोड़ा हुआ है? एनोड से. और दूसरे चैम्बर को किससे जोड़ा हुआ है? कैथोड से. अब हम एक बीच में इसमें ब्रिज बनाते हैं. उस ब्रिज पर हम क्या रखेंगे? फिल्टर पेपर. और फिल्टर पेपर के बिल्कुल मिडिल में हम वो सॉल्यूशन डालेंगे जिसको हमें सेपरेट करना है. फिल्टर पेपर का एक हिस्सा हमारे कैथोड चैम्बर में होना चाहिए और दूसरा हिस्सा एनोड चैम्बर में होना चाहिए. और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फ्लो करेंगे इसमें, तो जो हमने सॉल्यूशन डाला है इस फिल्टर पेपर पर, वो उसमें क्या होगा? आयनाइजेशन होगा और प्रोटीन एक बैंड की फॉर्म में एनोड की तरफ जाने लग जाएगा. तो इसमें अगर प्लाज्मा प्रोटीन हम इस पर डालते हैं तो प्लाज्मा प्रोटीन कितने टाइप्स का होता है? प्लाज्मा प्रोटीन में बेसिकली कौन कौन सी प्रोटीन होती है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन. एल्बुमिन और ग्लोबिन का कौन कौन से टाइप्स हैं? अल्फा, बीटा. ये हमारा फिल्टर पेपर है. इसमें क्या मिडिल में, बिल्कुल हम मिडिल में कोई भी सॉल्यूशन डालेंगे जिसको कि हमें क्या सेपरेट करना है. तो बेसिकली पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें 5 बैंड मिलेंगे. और वो 5 बैंड कौन कौन से होंगे? सबसे पहले मिलेगा हमें एल्बुमिन, देन अल्फा 1, अल्फा 2, गामा एंड अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन के बैंड्स मिलेंगे. और ये प्रोटीन किस फॉर्म में होंगी? किस फॉर्म में होंगी? आयनाइजेशन फॉर्म में. अब हमें बैंड मिल गए. अब इनको हम क्या करेंगे? डाई के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज कर रहे थे अभी हम इसमें? अभी रिक्वायरमेंट पढ़ी थी ना आपने, ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई. तो इस फिल्टर पेपर को उठाकर हम डालेंगे 10 to 15 मिनट ब्रोमोफिनॉल डाई में. ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई में डालते ही ये अलग से हमें बैंड दिखने लग जाएंगे. जो एक्सेस डाई है उसको हम निकालने के लिए इस फिल्टर पेपर को 3 to 4 टाइम्स हम वॉश करेंगे. किसमें? डाइल्यूटिक एसिडिक एसिड में. तो एक्स्ट्रा जो डाई है वो रिमूव हो जाएगी. लेकिन फिर भी हमें ये बैंड्स इतने क्लियरली नहीं दिखाई देंगे. तो इसके लिए हम यूज करते हैं डेंसिटोमीटर, जो कि एक स्कैनर होता है. वो उस स्कैनर के नीचे हम फिल्टर पेपर को रखेंगे तो हमें क्लियरली, ये नींद आ रही है, क्लियरली दिखाई दे जाएंगे. क्या? प्लाज्मा प्रोटीन के बैंड. सेपरेशन ऑफ बैंड कैन बी डन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लाइक डेंसिटोमीटर स्कैनर. द सीरम प्रोटीन्स आर सेपरेटेड इनटू 5 बैंड्स: एल्बुमिन, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, गामा, ग्लोबुलिन फ्रैक्शन. तो इसमें पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें कितने बैंड्स मिलते हैं? 5 बैंड्स. ये याद रखना है कि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें 5 बैंड्स मिलते हैं. और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम करेंगे तो उसमें कितने मिलेंगे? 15 बैंड्स. अब आते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सपोर्टिंग मीडियम कौन सा यूज करेंगे? जेल कौन कौन सा हो सकता है? एगेरो जेल, पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सोडियम डोडिसाइल सल्फेट.
जो एगारो जेल जो होता है उसमें पोर्स का साइज बहुत बड़ा होता है, इस वजह से जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि हमारे न्यूक्लियोटाइड वगैरह है तो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स डिस्पर्स हो सकते हैं। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, एगारो जेल, और जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसके लिए हम यूज करेंगे पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पोर्स जो होते हैं जेल के अंदर उनका साइज क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए हम पेज का यूज करेंगे, ठीक है। Polyacrylamide which makes small pores gel is used to separate most of the proteins and small oligonucleotides. Both are electrically neutral and the resolution is much high in this technique. Thus serum proteins can be separated to about 15 bands instead of 5 bands on paper electrophoresis. ये है इसका apparatus, सेम दोनों तरफ दो चैम्बर हैं, चैम्बर्स में क्या फिल है, बफर सॉल्यूशन। चैम्बर के अंदर क्या है, दोनों चैम्बर्स के अंदर बफर सॉल्यूशन, और एक को जोड़ा हुआ है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से और दूसरे को जोड़ा हुआ है नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। और ये जो सैंपल बेल्स बने हुए हैं इसमें हम क्या भरेंगे, सैंपल या कोई भी प्रोटीन, और वो कहां से मूव करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से लेके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली कौन सी होती है, नेगेटिवली चार्ज, और डीएनए आरएनए जो मॉलिक्यूल्स लेंगे वो भी नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो वो नेगेटिव से किस तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ये कौन सा हो गया हमारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि इसमें किसका यूज कर रहे हैं हम, जेल का। ये बायोकेमिस्ट्री में ये एपरेटस है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस जो आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। In this method, proteins are separated in a pH gradient according to their isoelectric points. Focusing occurs as pH gradient is formed. Proteins begins their migration towards anode if their net charge is negative or towards cathode if net charge is positive. बातें मत करो, बातें मत करो। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें कितने बैंड मिलते हैं प्रोटीन के, 5। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में और इसमें कितने मिलेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक 14, और लास्ट में आएगी इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें कितने मिलेंगे, मोर देन 40, ठीक है। ये याद रखना है आपको, वाइवा का क्वेश्चन है। ये है इसका एक कंटेनर है, उसमें जेल भरा हुआ है, एक को पॉजिटिव से और दूसरे को हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है। अब उसके अंदर हम डालेंगे एम्फोलाइट सॉल्यूशन। एम्फोलाइट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, क्या होता है एम्फोलाइट सॉल्यूशन, एम्फोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है, 12th पास करके आए हो ना। एम्फोलाइट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, हाँ, दोनों हो, क्या दोनों हो, यस। एम्फोलाइट सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें एसिड और बेस दोनों होते हैं, ठीक है, तो वो होता है एम्फोलाइट सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जेल के अंदर हम डालेंगे एम्फोलाइट सॉल्यूशन। एम्फोलाइट सॉल्यूशन डालने के बाद हम जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही इसमें मूव करेगी तो एक पीएच ग्रेडियंट, बातें कौन कर रहा है, बेचारा ये वैसे ही 239 आगे बैठा है ना। कितना है तेरा रोल नंबर, कितना है, 140, 140, अब सही बताया है ना, चुप हो जाओ। तो ये पीएच ग्रेडियंट डेवलप हो गया है, पीएच कहाँ से, 9 से लेके 3 तक होगी। जैसे ही हम इसमें प्रोटीन सॉल्यूशन डालेंगे तो जिन पार्टिकल्स को अपनी अपनी पीएच मिल जाएगी तो वो वहीं पर उनका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। तो इसमें हमें इस तरह से बैंड मिल जाएंगे, और बैंड्स को किससे देख लेंगे हम, डेंसिटोमीटर से।
अब आता है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इम्यूनो से क्या मतलब है? इम्यूनिटी। चलो इम्यूनिटी से क्या मतलब है? इम्यूनिटी में क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है। अब इसमें एंटीजन क्या होंगे? जिस प्रोटीन को हम सेपरेट कर रहे हैं, हमें पता है इस प्रोटीन को हम सेपरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अलग से एंटीबॉडी बाहर से डालेंगे। तो वो जो एंटीबॉडी है उस एंटीजन के साथ रिएक्शन करेगी और वहां पे अच्छे से हमें विजुलाइज हो जाएगा। बेसिकली हमने सेपरेशन तो कर लिया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए, लेकिन हमें विजुलाइज करने के लिए इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस की जरूरत होती है। विजुलाइज कैसे करेंगे कि हम एंटीबॉडी लाएंगे और उसमें डालेंगे। फिर से बातें होने लग गई, ये बेचारा 140 ऐसे ही बदनाम हो गया। बातें दूसरे बच्चे कर रहे हैं, बातें मत करो बच्चों। The technique involves combination of principle of electrophoresis and immunological reaction. It is carried out in agar or agarose gel. The proteins are now separated. To visualize them, a specific antibody is placed in its trough into gel and incubated. The antibody diffuse, and when they come in contact with antigen, precipitation occurs, resulting in the formation and precipitation of bands which can be identified. सीरम इज फ्रैक्शनल इनटू मोर देन 40 बैंड्स। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें कितने बैंड्स मिले थे? 5। जेल में 15 और आइसोइलेक्टिव फोकसिंग में और इसमें मोर देन 40। याद हो गया? ठीक है। इट इज मच मोर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक देन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्यों है सेंसिटिव और स्पेसिफिक? क्योंकि इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? एंटीबॉडीज। देन एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स, यूज्ड टू सेपरेट प्रोटीन इन सीरम एंड यूरिन, यूज्ड टू सेपरेट अमीनो एसिड, ड्रग्स, विटामिन्स, पोरफायरियाज एंड डीएनए फ्रेगमेंटेशन, used for separation of nucleic acid. CSF or other fluid like ascitic fluid, pleural fluid can be analyzed and used to separate albumin and lipoproteins. Used for separation of different antibiotics for a long time. एडवांटेज क्या क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस के? हाई सेपरेशन एफिशिएंसी होती है, शॉर्ट एनालिसिस टाइम होता है, लो सैंपल एंड इलेक्ट्रोलाइट कंजक्शन, लो वेस्ट जनरेशन एंड ईज ऑफ ऑपरेशन।